Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel Desert Rose Psyches. Myself Atia Ayub and today we will discussing our third lecture that is about historical background of developmental psychology. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आउटलाइन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आउटलाइन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की ब्रांच जब ये एज आ सेपरेट ब्रांच मुतारफ़ हुई है तो ये डायरेक्ट नहीं हुई थी, बल्कि इसका एक बैकग्राउंड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के कौन से वो मकतबा फ़िक्र हैं जिन्होंने इब्तदाई मराहल में अपनी कंट्रीब्यूशंस को पेश किया था। उसके बाद डिस्कस किया जाएगा साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव को, कि कौन से वो मकतबा फ़िक्र हैं जिन्होंने बच्चे के कॉन्शियस के बजाय उसके अनकॉन्शियस पर फोकस किया था। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, कि कौन से वो मकतबा फ़िक्र हैं जिन्होंने बच्चे के थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस को स्किप कर दिया था और उसको बिहेवियर पर फोकस करके कहा था कि बच्चे को कंडीशनिंग के ज़रिए जैसा चाहे आप बना सकते हैं। उन्होंने कहा था आप हमें एक बच्चा दे दें और आप जो उसको बनाना चाहते हैं हमें बता दें, हम उसके बिहेवियर को इस तरह मोल्ड करेंगे कि वो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बन जाएगा। और ये उन्होंने कहा था कि कंडीशनिंग के ज़रिए बच्चे को जैसा बिहेवियर हम चाहते हैं वैसा ही वो अपना लेता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पायोनियर्स इन स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर स्टडी की जाए तो कौन से वो मकतबा फ़िक्र थे जिन्होंने इसको एक नई राह दिखाई, इसको एक नई समत दिखाई और ये फिर अपना सफ़र तय करते करते एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो आइए अब इन हेडिंग्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Now we start the first heading of our outline, that is about introduction of developmental psychology. तो developmental psychology को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी टर्म जो है वो दो अल्फाज का मजमूआ है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स माइंड एंड सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ। तो इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी, जिसमें बच्चे के बिहेवियर और माइंड को स्टडी किया जाता है। तो इसको बाद में चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम दे दिया गया और एक सेपरेट फील्ड के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया, क्योंकि बच्चे के जब माइंड और बिहेवियर की स्टडी की जाती है तो उसे चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे के बर्थ से लेकर उसकी टीन एज से पहले पहले जो 10 से 12 साल की उम्र होती है उसको स्टडी किया जाता है। तो उस स्टडी को चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम दिया गया। बच्चे के कॉन्शियस, उसके अनकॉन्शियस, उसके माइंड और बिहेवियर को इसमें स्टडी किया जाता है। लेकिन नाउ डेज इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंस्टेड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इसको मुतारफ़ करवाया गया था और इसको एक ब्रॉडर फील्ड के नाम दिया गया था, जिसमें बच्चे की पूरी लाइफ स्पैन को स्टडी किया जाता है। उसकी जो फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इंटेलेक्चुअल, परसेप्चुअल और पर्सनैलिटी ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो स्टडी किया जाता है बच्चे की, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड हेडिंग। The study of a subject in light of its earliest phases is called historical perspective. इसमें जो बैकग्राउंड है उसको स्टडी किया जाता है कि कौन कौन से वो मकतबा फ़िक्र हैं जिन्होंने इब्तदाई मराहल में अपने कंट्रीब्यूशंस को पेश किया था। John Amos is called the father of modern education. In 1628 he wrote a book, the entitle is School of Infancy. Child psychology started in 18th century when children were molded according to the spiritual and social ideals. Our second philosopher is Saint Augustine Christian. He gave the idea of original sin. According to him, children born into the world as evil beings, यानी इसका कहना था बच्चे अपने साथ बुराइयां लेकर पैदा होते हैं, फिर अच्छाई जो है वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको हम खुद सिखाते हैं। तो इसके इस व्यू को जो है बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था और बहुत से फ़िलासफ़र थे जिन्होंने इसकी नफ़ी की थी और अपने जो हैं व्यू पेश किए थे। Now we discuss the third philosopher of John Locke.
जॉन लैक ने टैबुला रासा का व्यू जो है वो पेश किया था और सेंट ऑगस्टाइन का ओरिजिनल सिन का जो व्यू था उसको रिजेक्ट किया था। इसका कहना था बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जहन एक अमूमी साफ और शिफाफ तख्ती की मानद होता है, ब्लैंक शीट होता है उसका माइंड। फिर वो बिरोनी असरात और तजर्बात को बाद में कबूल करता है अपनी उम्र के साथ साथ, और फिर उसका नॉलेज और एक्सपीरियंसेस और लर्निंग जो है वो डेवलप होती है। Now we discuss fourth philosopher who is Jean Jacques Rousseau. इसने भी सेंट ऑगस्टीन क्रिश्चियन के ओरिजिनल सिन के व्यू को रिजेक्ट किया था और अपना व्यू पेश किया था इनेट गुडनेस का। इसने भी कहा था कि चिल्ड्रन और इनहेरेंटली गुड, के बच्चे बुराई पर पैदा नहीं होते बल्कि वो जब पैदा होते हैं तो वो अच्छाई पर पैदा किए जाते हैं, बुराई वो बड़े होकर खुद से सीखते हैं। नाउ वी डिस्कस फिफ्थ साइकोलॉजिस्ट हु इज़ जीन स्टैनली हॉल। ये अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था और ये पहला इंसान था जिसने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी और ये पहला प्रेसिडेंट भी था एपीए का। और इसके अलावा इसने जॉन हिपकिन के नाम से एक यूनिवर्सिटी यूएसए में इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इस्टेब्लिश द पेडागोजिकल सेमिनार। इसने एक तदरीसी सेमिनार मुनक्कद किया था, पेरियोडिकल डिवोट टू चाइल्ड साइकोलॉजी एज पेडागोजी, यानी कि इसने जो साइकोलॉजी है उसको एज अ सब्जेक्ट मुतारफ़ करवाया था और कहा था कि कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में इसको एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाए। नाउ वी डिस्कस प्लेटो एंड अरिस्टोटल। प्लेटो का भी कहना था कि बच्चे इनहेरेंटली गुड होते हैं और हमें एक जैसे जो अपॉर्चुनिटी है वो बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें। इसने बच्चों के लिए कहा था कि बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं दुनिया में आते हैं तो इनके नॉलेज जो होता है वो इननेट होता है, यानी कि वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों के इब्तदाई नॉलेज की जो चीज़ें होती हैं वो पहले से वो सीख के दुनिया में आते हैं। मिसाल के तौर पर एनिमल्स का और प्लांट्स का उसे पहले ही पता होता है, लेकिन अरिस्टोटल ने इसके ऑपोजिट व्यू दिया था और इसने कहा था कि द चाइल्ड इज़ बॉर्न विदाउट प्रियर नॉलेज, यानी कि ये जब पैदा होते हैं तो इनके जहन में नॉलेज कुछ भी नहीं होता, एंड दिस इज़ ओनली एक्वायर्ड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, कि वो जैसे जैसे बड़ा होते हैं अपने तजर्बात की मदद से चीज़ों को सीखते हैं। Now we discuss third heading of our outline, that is about psychoanalytic perspective. Psychoanalytic perspective focus on unconscious mind of a child rather than the conscious. साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव की अगर बात कीजिए तो पहले हमारे पास आते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसने फोकस किया था लिबिडो पर। और लिबिडो की अगर बात की जाए ये क्या है, तो लिबिडो कम्स फ्रॉम इंस्टिंक्ट एंड डायरेक्ट ओवर बिहेवियर, कि ये जबिली तौर पर ख्वाहिशात को पूरा करती है और हमारे बिहेवियर जो है इससे वो डायरेक्ट होता है। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएँ तो वो एरिक्सन की थ्योरी है सोशल थ्योरी, जिसमें उसने 8 स्टेजेस को बयान किया था। इसने फोकस किया था इन्फेंसी टू ओल्ड एज, बचपन से लेकर उसने बढ़ापे तक पूरी उसकी जो लाइफ स्पैन है उसको 8 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया था और उसने कहा था कि हर एक स्टेज का दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अगर किसी एक स्टेज में भी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उसकी नाकामियाँ और महरूमियाँ जो हैं वो अगली स्टेज में जो आने वाली उसकी लाइफ है उसमें उसकी लाइफ को स्टक कर देती हैं और उसकी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद महरूमियों का शिकार हो जाती है और वो रुक जाती है वहाँ पे उसकी ग्रोथ जो है। Now we discuss fourth heading of our outline, that is about behaviorist perspective. behaviorist perspective में फोकस किया जाता है बच्चे के बिहेवियर पर कि उसको कंडीशनिंग के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। ये जो पर्सपेक्टिव है इनका थॉट्स, बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर ताल्लुक़ नहीं था, इन्होंने उसको स्किप कर दिया था, बल्कि बच्चे को कहा था कि कंडीशनिंग के ज़रिए उसका बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर
मैस्लो की बात करेंगे हम कि मैस्लो ने अपनी जो है वो थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, हायरार्की ऑफ नीड्स। इसने 5 बेसिक नीड्स जो हैं उनका जिक्र किया था और कहा था कि इन 5 के बगैर इंसान जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। ये बेसिक नीड्स हैं उसकी, तो इनके ज़िंदगी गुजारने के लिए इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट नीड थी इसकी साइकोलॉजिकल नीड, जैसे कि भूख, प्यास, नींद का मुहर्रक, ये सारे वो मुहर्रिकात है जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर उसके बाद थी सेफ्टी। इंसान जो है वो सेफ्टी यानी कि तहफ़्फ़ुज़ उसको चाहिए होता है। कोई भी इंसान जंगल में रह रहा हो या फिर किसी कम्युनिटी में रह रहा हो तो उसको वहाँ पर रहने के लिए तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूरी है, वो सिक्योरिटी चाहता है वहाँ से। फिर उसके बाद था लव, तो ये मोहब्बत हर इंसान जो है वो चाहता है। ये मोहब्बत पेरेंट्स की चाइल्ड से हो सकती है, बहन की भाई से हो सकती है, या फिर हस्बैंड की वाइफ से हो सकती है। ये किसी भी रूप में हो तो लेकिन इंसान को इसकी ज़रूरत होती है। और आगे है सेल्फ़ इस्टीम और सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। ये भी नीड्स थी जिसमें उसने कहा था कि इंसान को इज़्ज़त जो है उसकी ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि दूसरे मेरी इज़्ज़त करें, तो वो दूसरों को इज़्ज़त देता है और बदले में अपने लिए भी चाहता है कि मुझे भी लोग इज़्ज़त की निगाह से देखें। ये भी उसकी बेसिक नीड थी। उसके बाद बात करते हैं हम बेंडोरा की। बेंडोरा ने फोकस किया था मॉडलिंग पर कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी लाइफ में दूसरों को रोल मॉडल बना लेते हैं अपने लिए और फिर वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा उन्होंने अपने ख्यालों में, अपने जहन में सोच रखा होता है मॉडल के तौर पर किसी को। जैसे लड़का हो तो उसने क्रिकेटर को अपना रोल मॉडल बनाया होता है, और अगर लड़की हो तो उसने किसी टीचर को अपना रोल मॉडल बनाया होता है। फिर वो वैसे ही बिहेव करती है, वैसे उठना, बैठना, खाना और वैसी ही ड्रेसिंग करना, उसके जैसी बातें करना, और ये सब जो है वो मॉडलिंग के ज़िम्मे में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं जीन पियाजे की। तो ये मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का फाउंडर माना जाता है इसे। इसने अपनी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जिसमें 4 स्टेजेस इसने बयान की थी, सेंसरी, मोटर और प्री ऑपरेशनल, फिर ऑपरेशनल और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस उसने अपनी थ्योरी में बयान की थी। हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब थ्योरीज के टॉपिक पर आएंगे। Now we discuss fourth perspective who is Pavlov। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग को मुतारफ़ करवाया था और इसने कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो हैं वो बहुत अहम हैं। इंसान जब किसी स्टिमुलस का प्रेजेंस होता है लाइफ में उसकी, तो फिर वो रिस्पॉन्स देता है। जितना ज़्यादा शिद्दत के साथ रिस्पॉन्स उसकी लाइफ में एंटर होगा उतना ही वो शिद्दत के साथ उसका रिस्पॉन्स देगा। मिसाल के तौर पर अगर इंसान किसी जंगल में जा रहा है, उसका सामना किसी खूनख्वार जानवर, शेर से मिसाल ले लें कि सामना हो जाता है उसका, तो शेर का वहाँ पे प्रेजेंट होना वो स्टिमुलस है, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स उसके के आते हैं शेर को देखकर, वो उसका रद्द अमल होगा, जिसमें वो उसकी बॉडी जो है वो स्वेटिंग करना शुरू हो जाती है, टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं एकदम से शेर को सामने देखकर, या फिर जो वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, उसकी आवाज़ हलक में दब जाती है, या फिर वो फ़ौरन अगर उसको देखकर बहादुर है वो बहुत ज़्यादा तो मारने की कोशिश करता है या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो ये फ़ाइट और फ्लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पे रिस्पॉन्स है कि जितना शिद्दत के साथ रिस्पॉन्स होगा उतना ही उसका जो स्वेयर है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का आमना सामना होता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम उसकी नेक्स्ट थ्योरी स्किनर की, जिसमें उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग को मुतारफ़ करवाया था और उसके अंदर उसने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का जिक्र किया था। रीइंफोर्समेंट में इंसान का बिहेवियर जो है उसको अगर पॉजिटिव है तो उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो समटाइम उसे रीइंफोर्समेंट देकर नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव में चेंज किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है या उसने अपने वालिदैन को या टीचर को खुश करने के लिए कोई अच्छा काम किया है, तो टीचर उसको बदले में अगर शाबाश दे देती है या उसकी तारीफ़ कर देती है या फिर उसको मनी दे देती है, कोई इनाम दे देती है, तो वो एक रीइंफोर्समेंट होगी उसके लिए, जो बच्चे को इनकरेज करेगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आइंदा भी आप इस काम को जारी रखें अपनी लाइफ में। तो ये बच्चे को असल में मोटिवेट करती है कि वो आइंदा भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करे। और समटाइम्स उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा
भी अपनी मामा को तंग कर रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा, तो उसकी मामा जो है वो टीवी ऑफ कर देती हैं, उसको कार्टून देखने नहीं देती और कहती हैं कि पहले तुम मेरी ये बात मानो तो फिर उसके बाद तुम्हें कार्टून देखने दिए जाएंगे। तो ये भी एक पनिशमेंट में आता है जिससे बच्चे का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं हम। Now it's a time to discuss the last heading of our outline, that is about pioneers in study of child development। यहाँ पर pioneers से मुराद वो मकतबा फ़िक्र हैं जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी को एक नई समत दिखाई, एक नई राह दिखाई, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी स्टैनले हॉल को। इसने कहा था कि क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, ये तालीम के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इसने अहमियत दी थी। लेबल एडोलेसेंस एज अ टाइम ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, इसने कहा था कि एडोलेसेंस जो पीरियड होता है लाइफ का, वो उस टाइम के अंदर इंसान की ज़िंदगी में एक स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान सा बरपा होता है, और स्ट्रेस, ये जो एज होती है वो स्ट्रेस वाली होती है। मिसाल के तौर पर बच्चे ने अपने कैरियर पर फोकस करना होता है इस लाइफ में, अपने कैरियर को बनाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहा होता है, फिर वो अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, वो अपने फैमिली के साथ, सोशल सर्कल में फ्रेंड्स के साथ जो है बिहेव कैसा करना है, वो उसने रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ निभानी होती हैं इस लाइफ में, फिर उसने कैरियर पे फोकस करना होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना मिलकर वो एक तूफ़ान सा उसकी लाइफ में बर्पा कर देती हैं। और स्ट्रेस का इस पीरियड को उसने कहा था कि ताल्लुक़ है एडोलेसेंस का स्ट्रेस के साथ। फिर है लीव विगोट्स्की, इसने सोशो कल्चरल थेरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसका कहना था कि कल्चर इज़ सिग्निफिकेंट इन लर्निंग, के लर्निंग के लिए कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। फिर लैंग्वेज इज़ द रूट ऑफ कल्चर, इसने कहा था कि जिस कल्चर में इंसान रहता है वहाँ एक दूसरे की बात को समझने के लिए लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। मिसाल के तौर पे हमारी जो अगर मादरी ज़बान है वो पंजाबी है, फिर अगर हम कौमी ज़बान को देखें तो वो उर्दू है, लेकिन ऑफिस वर्क में अगर किसी पब्लिक प्लेस पे हम नहीं तो किसी ऑफिस में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो ये एक दूसरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंड एक दूसरे की बातों को करने के लिए लैंग्वेज जो है बहुत अहमियत रखती है। उसके बाद है इंडिविजुअल लर्न इन डेवलप विद इन देयर रोल इन द कम्युनिटी, के कम्युनिटी के अंदर इंसान पहले उनसे सीखता है और फिर वैसा ही रोल जो है वो प्ले करता है उनके जैसा। नाउ वी डिस्कस मारिया मोंटेसोरी, ये एक इटालियन एजुकेटर थी। शी रोट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा लिखा था। शी वर्कड विद द डेवलपमेंटली डिसेबल चिल्ड्रन, जो मेंटली तौर पर डिसेबल चिल्ड्रन हैं उनके साथ इसने काम किया था। और जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लाहौर फाउंटेन हाउस का विज़िट करें अगर, तो वहाँ पर बच्चों को बाकायदा एक स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग चाहे वो मेंटली डिसेबल है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो ह्यूमन बीइंग हैं, उसकी जो इज़्ज़त है वो हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको लाइफ के बेसिक जो असूल हैं, वो ज़िंदगी गुजारने के असूल उसको सिखाए जाते हैं। उसको उठने बैठने की, खाने पीने की, बोलने की ट्रेनिंग बाकायदा स्कूल्स में दी जाती है, और उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं स्कूल में रहकर। तो ये इन्होंने मोंटेसोरी जो स्टूडेंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और उनके लिए इसने बाकायदा जो हैं वो किताबें लिखी थी, और उन पर इसने काम किया था बहुत ज़्यादा। अब हम डिस्कस करते हैं विल्हेल्म वंडत को। विल्हेल्म वंडत ने साइकोलॉजी को फ़िलासफ़ी और बायोलॉजी से अलहदा किया था। ये फर्स्ट पर्सन था जो कि ख़ुद को साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मुतारफ़ करवाया था इसने, और एंड इंट्रोड्यूस साइकोलॉजिस्ट एज अ साइंस, और साइकोलॉजी को एक साइंस के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया था, क्योंकि पहले ये एक सिर्फ स्टडी के तौर पर होती थी। फिर जब एक्सपेरिमेंटल फील्ड इसमें आई और इसने कहा कि बाकायदा तजर्बागाह में जाकर इस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो फिर ये एक साइंस की फील्ड बन गई थी। फिर हम डिस्कस करते हैं कार्लसन को।
कॉल्सन रिकॉर्डेड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था साइकोलॉजी में, और फाउंडेड द फर्स्ट लेबॉरेटरी फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग। के लिप्जिंग के यूनिवर्सिटी में इसने फर्स्ट जो लेबॉरेटरी है साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस देन शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।